जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं इतिहास की दुनिया क्लास 9 इकाई 6 वन समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो यदि आपको लगे कि यह चैनल आपके लायक है, आपको हेल्पफुल लगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन कोई भी आपका मिस न करे और आपका कोई भी क्लास ना छूट पाए। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को पे आते हैं और क्वेश्चन आंसर को करते हैं। हाँ, इससे पहले के 6 चैप्टर हमने करा दिया है। यदि आपको उन 6 चैप्टर से पहले 5 चैप्टर को करा दिया है। यदि आप 5 चैप्टर का फेयर नहीं किए हैं या फिर अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप उन 5 वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, जो कि आपका पहला जो प्रश्न दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क में 1864 ईस्वी, ऑप्शन ख में 1865 ईस्वी, ऑप्शन ग में 1885 ईस्वी और ऑप्शन घ में 1874 ईस्वी। तो दोस्त, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि 1865 ईस्वी। यहाँ पे आंसर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क है 1750 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1774 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1785 ईस्वी और ऑप्शन घ है 1885 ईस्वी। तो दोस्त, आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी 1750 ईस्वी में तिलक मांझी का जन्म हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि तिलक मांझी कहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए आप 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तो तमार विद्रोह जो हुआ था किस ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन क है 1784 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1788 ईस्वी और ऑप्शन ग है 1789 ईस्वी और ऑप्शन घ है 1799 ईस्वी। तो दोस्त, आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, 1789 ईस्वी। चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन क दिया गया है रांची की, ऑप्शन ख है पटना, ऑप्शन ग है भागलपुर, ऑप्शन घ है पलामू। तो दोस्त, चेरो जनजाति जो है वो पलामू की रहने वाली थी, इसलिए ऑप्शन आपका घ हो जाएगा। आंसर, राइट आंसर घ होगा। चलिए 5 नंबर आंसर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो 5 नंबर में कहा जा रहा है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। आपका ऑप्शन दिया गया है क में चेरो, ख में हो और ग में कोल और घ में मुंडा। तो दोस्त, आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि कोल। कोल जो है, कोल जनजाति के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। आपका 6 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 1789 ईस्वी, ऑप्शन ख में है 1832 ईस्वी, ऑप्शन ग में है 1855 ईस्वी और ऑप्शन घ में है 1869 ईस्वी। तो दोस्त, आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1832 ईस्वी। ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, सन 1850 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। तो ऑप्शन दिया गया है क में शिबू सोरेन, ऑप्शन ख में है सिंधु और ऑप्शन ग है बिरसा मुंडा और ऑप्शन घ है मंगल पांडे। दोस्त, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं।
तो दोस्त 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धू, ऑप्शन ख में। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो ऑप्शन क में दिया गया है 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। ऑप्शन ख में दिया गया है 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। ऑप्शन ग में दिया गया है 25 दिसंबर 1900 ईस्वी को। ऑप्शन घ में दिया गया है 8 जनवरी 1900 ईस्वी को। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत अभिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है धारा 342, धारा 352, धारा 356, धारा 360। तो दोस्त 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, यानी कि धारा 342 में भारतीय संविधान के अंतर्गत अभिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का आपका प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दे दिया गया है नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन ख में दिया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और ऑप्शन ग में है 15 दिसंबर 2000 ईस्वी। और ऑप्शन घ में है 15 नवंबर 2001 ईस्वी। तो दोस्त आपका 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख 15 नवंबर 2000 ईस्वी। दोस्त आप सही कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, ताकि क में भी है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है। और ऑप्शन ख में यदि डेट दिया गया है तो ज़्यादातर करेक्ट आंसर इसी को माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट दिया गया है 2000। तो ठीक है, यदि ऑप्शन में ये नहीं रहता तो आपका ऑप्शन क सही होता। चलिए अब खाली स्थानों को भरने वाले पे आ गए हैं हम। आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी खाली स्थान में है, यानी कि जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो दोस्त ये जो है एमपी में है। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ पाए हैं? एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में वन समाज कई खाली स्थान में बटा था, यानी कि कई क्या, यहाँ पे कई भाग नहीं होगा, कई कबीला होगा। क्या होगा दोस्त? कबीला होगा। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में कहा जा रहा है वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से खाली स्थान में घुसपैठ की, यानी कि वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से कैसे घुसपैठ की गई थी? तो दोस्त आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था? घुसपैठ किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्त? तो ईसाई मिशनरियों ने किया था, ईसाई मिशनरी ने। ठीक है दोस्त, तो आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ईसाई मिशनरी ने। ठीक है, मिशनरियों ने, यहाँ पे यो भी लगा सकते हैं। चलिए अब आपका 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में डैश डैश की स्थापना की थी, यानी कि किस चीज़ की स्थापना किया था? ठीक है दोस्त, तो आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय वन सेवा की स्थापना किया था। क्या किया था दोस्त? तो भारतीय वन सेवा की, किस चीज़ की? वन सेवा की स्थापना किया था। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपके 5 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है खाली स्थान पहला संस्थाली एवं जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, यानी पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो दोस्त इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, ये चैप्टर ही जिस पे बना हुआ है वही है, तिलक साहब है। कौन है? लेकिन ये क्या थे? तिलक माझी है। ठीक है दोस्त, तिलक माझी। तो चलिए अब आपका
6 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, हो जनजाति यानी कि हो जाति के लोग छोटा नागपुर के खाली स्थान में के निवासी थे, यानी छोटा नागपुर के किस जगह पे निवासी थे। तो दोस्त ये सी भूम के निवासी थे। किस जगह के निवासी थे, तो सिंह भूम, यानी कि सिंह भूम जो है एक जगह का नाम है, यहीं के वे निवासी थे। यह जो है सिंह भूम झारखंड जिला में है, ठीक है, और यह लौ एस्क के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र खाली स्थान कहलाता है। यानी कि भागलपुर से राजमहल तक के जो जगह है, क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्त उसे दमन ए कोह के नाम से, दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है, दमन ए कोह के नाम से। चलिए आज का आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, सन यानी कि किस ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। तो दोस्त इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, ये तो हमको बताना ही नहीं चाहिए, 1885 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्त आपका 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। यानी कि यहाँ पे एक समय पूछा जा रहा है बिरसा मुंडा का। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर। अब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमसे पहले 1847 यानी 1814 ईस्वी को, ठीक है दोस्त। इस समय बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब किस जगह हुआ था अभी हम बताए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन यानी कि यहाँ पे कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है दोस्त 1 नवंबर, अभी तो ऊपरे हम बताया है झारखंड का, तो 1 नवंबर, ठीक है। एक यहाँ पे हुआ छूटा है दोस्त, 1 नवंबर कब हुआ था, 1874 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 1874 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब आपके जो प्रश्न हैं दोस्त, वो लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। ये देखिए आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं लघु उत्तरीय के, तथा दीर्घ उत्तरीय के 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों हम फटाफट अब करने का प्रयास करेंगे सारे प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, वन समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो आंसर लिखिए आप। 18वीं शताब्दी में वन समाज कबीलों में बटा था और प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीलों को सुरक्षा प्रदान करना था। मुखिया बनने रहने के लिए उसका युद्ध कुशल और सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। इस शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। परंपरागत शासन प्रणाली में सत्ता चलाने के लिए संवैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्ति में निहित थी। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में मुखिया अंग्रेज के हित का हिमायती होने लगे और अपने ही लोगों में यानी कि अपने ही लोगों से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। इस तरह वन समाज की राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो गई। अब आपका 2 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। कहा जा रहा है, वन समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। चलिए दोस्तों आंसर लिखिए। आदिवासी सीधे सीधे सरल प्रकृति के थे। इनका जीवन जंगल पर ही निर्भर था। जंगलों से लकड़ी काटते थे और उनका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों से घास से इकट्ठा करते थे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। सामाजिक जीवन की मुख्य पहलू था नृत्य, यानी कि क्या क्या था, नृत्य, गान एवं शिकार में अभिरुचि रखना। चैत शुक्ल तृतीय तिथि को आदिवासी सरहुल मनाते थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा।
कि चैत्र शुक्ल को के तृतीय तिथि को कौन सा पर्व को आदिवासी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो ये सरहुल हो जाएगा। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि छोटे छोटे कोई शिकार नहीं करेगा तो भूखे रहेगा। अतः उपनिवेशवाद का इसके सामाजिक जीवन में प्रवेश कर उनकी सामाजिक धारा में गतिरोध उत्पन्न कर दिया। अब हम 3 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में वन समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। दोस्तों हम फटाफट आंसर करा रहे हैं, लिखते जाइए। 18वीं शताब्दी में वन समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था, इतना जरूर लिखेंगे। वे जगह बदल बदल कर घुमतू जूम या पोटू विधि से खेती करते थे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। आदिवासियों में कृषि के अलावा छोटे छोटे उद्योग धंधों का प्रचलन था, यानी कि घरेलू उद्योग धंधे की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशम, रबर का व्यापार करते थे। यहाँ लाह उद्योग भी होता था। सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना हो गई, यानी कि वन सेवा की क्या हो गई, स्थापना हो गई। तो यानी कि अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और अंग्रेजी सरकार ने 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर दिया। आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। साथ ही अंग्रेज़ों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट के लिए जंगलों की कटाई शुरू करना शुरू कर दिया। आदिवासियों के आर्थिक जनजीवन इससे क्या हो गया, अस्त व्यस्त होते चला गया। अब हम 4 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन समाज को कैसे प्रभावित किया। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अभी के प्रश्नों में किस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने लोगों पर पाबंदी लगा दी और अपने फायदे के लिए रेल की पटरी बनाने के लिए इसका उपयोग लकड़ियों को करने लगा। तो चलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो सके। तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया, ताकि उन्हें एक उचित माध्यम मिल जाए, यानी कि शिक्षा भी अपने फायदे के लिए वो सब दिया। कालांतर में पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और अपनी स्थिति में सुधार किया। शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में सुधार तो हुआ, पर वे अपने भाइयों से घृणा करने लगे। आदिवासी इसे अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर उसका प्रतिरोध करना शुरू कर दिए और इस तरह से अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। दोस्तों अब हम आपके प्रश्न संख्या 5 पे आ चुके हैं। कहा जा रहा है भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था, यानी उस समय जो अधिनियम बनाए गए थे उसका अंग्रेजी सरकार ने क्या उद्देश्य रखा था, उसके बारे में चर्चा कर लें। सन 1865 ईस्वी में डायट्रिच बैट्रिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने भारतीय वन अधिनियम पारित किया था। आदिवासियों पर पेड़ की कटाई की रोक लगा दी एवं जंगल की लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। अब हम 6 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो चेर विद्रोह के बारे में देख लेते हैं हम। चलिए दोस्त आंसर शीट भरना स्टार्ट की है। बिहार यानी कि संप्रति यानी उस समय जो झारखंड मिला था उस समय की बात करा जा रहा है। बिहार में पलामू क्षेत्र के रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था, यानी कि उस समय चूड़ामन था शासक के रूप में। अंग्रेजों के शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोग ने
सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। क्योंकि राजा के ऊपर ये हमला बोले थे तो राजा मिला हुआ था अंग्रेजी सेना से, यानी अंग्रेज़ों से, तो इसलिए राजा की मदद के लिए अंग्रेजी सेना यहाँ पे बुलाई जा रही है। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने विद्रोह को तो दबा दिया और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई तथा विद्रोह को समाप्त भी कर दिया गया। यह चेर विद्रोह का कारण रहा है। अब का 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है तमार विद्रोह क्या था। तो अब तमार विद्रोह के बारे में जानिए। चेर विद्रोह तो जान गए थे। चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए। सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया था। यानी कि यह विद्रोह जो था 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया था। इसका कारण जमींदारी शोषण था। यानी कि जो लोग जमींदार थे, यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, वही लोग कमज़ोर वर्ग पे शासन कर रहे थे, यानी शोषण कर रहे थे, उन लोगों को अपने यहाँ काम करा रहे थे अधिक घंटों तक। यह विद्रोह करीब 1794 ईस्वी तक चला। यद्यपि कंपनी सरकार ने इसे जमींदारों की सहायता से कुचल दिया। तथापि विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई। फिर भी शांत नहीं हुए थे लोग। उरावों ने आगे चलकर मुंडाओं और संथालों के साथ हाथ तो मिला लिया और विद्रोह कर दिया। हाथ मिलाकर क्या किया था? विद्रोह किया। छोटा नागपुर में शांति स्थापित के लिए पुलिस बल की भी स्थापना की गई, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ और इस तरह से तमार विद्रोह और भी बड़ा होता गया, विकराल रूप ले लिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है चुआर विद्रोह के विषय में लिखें। तो चुआर विद्रोह देखिए क्या होता है। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ बंगाल प्रांत के मिदनपुर, बंकुआड़ा, मानभूत के चुआर जनजाति मिदनपुर स्थित कारणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में 1798 ईस्वी में विद्रोह किया था। ठीक है। विद्रोह लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन 6 अप्रैल 1799 ईस्वी को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया। लेकिन चुआरों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जो महारानी थी आम लोगों पे, यानी जो गरीब लोगों पे वे शोषण कर रही थी। वे भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। इस तरह से ये लोग क्या हो गए, किसी अन्य विद्रोह में ये लोग शामिल हो गए। दोस्त, भारतीय 1857 के आसपास में जो आए थे ये लोग, बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे, इसलिए अंग्रेज भी तंग आ गए थे। अंग्रेज़ों को भी लगने लगा था कि अब लगता है कि अब हम लोगों का बेरिया बस्तर बांध के इंग्लैंड जाना पड़ेगा। चलिए अब आपका 9 नंबर प्रश्न जो है देख लेते हैं। उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किए। तो चक्र बिसोई के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आंसर शीट भरेंगे दोस्त। चक्र बिसोई एक कंद आदिवासी था जो उड़ीसा राज्य का रहने वाला था। यह जाति तत्कालिक मद्रास प्रांत तथा बंगाल उड़ीसा के बड़े भूभाग में फैला था। इस जाति विपत्तियों या आपदाओं से मुक्त पाने के लिए, यानी कि मुक्ति पाने के लिए मर्याह प्रथा अर्थात मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। यानी कि उस समय इस प्रथा में क्या था कि मानव को बलि दिया जाता था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के लिए प्रयास किए, यानी कि मानव को बलि देने से मना किए, रोके। इस रोक के विरोध में चक्र बिसोई ने अंग्रेज़ों का विरोध भी किया, क्योंकि बलि को रोकना आदिवासियों के लिए सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप था। यानी कि आप इस प्रश्न के उत्तर से समझ सकते थे कि यहाँ पे इंसान का भी बलि चढ़ाया जाता था। जैसे कि सती प्रथा में भी देखे होंगे कि पुरुष जब डेथ कर जाता था तो उसकी पत्नी भी जिंदा जलनी पड़ती थी। तो ये परंपराएं ऐसी थी जिससे लोग तंग आ गए और एक एक करके सारे गलत परंपराओं को तोड़ते गए।
अब हम 10 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, जो कि कहा जा रहा है आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। आंसर लिखिए दोस्त। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासियों का विभिन्न मुद्दाओं पर आंदोलन चलता रहा। वे हमेशा आरक्षण और अन्य सुविधाओं की मांग करते रहे, जो आज भी विद्यमान है। अब इनका यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन हो गया है। आदिवासी बहुत राज्यों की स्थापना की मांग होने लगा, यानी आदिवासियों ने अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, यानी कि राज्य का गठन किया। इस तरह 15 नवंबर को बिहार का पुनर्गठन कर एक नया राज्य झारखंड राज्य बनाया गया। इस क्षेत्रवादी का ही परिणाम था, जिससे अलग अलग राज्यों में बंटना शुरू हो गया था। भारत के अलग अलग राज्य बनने लगे थे। दोस्तों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़े से लंबे होंगे, देख लेते हैं फिर भी इसका आंसर क्या होता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। यदि अब तक एक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ दबा दें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर क्या प्रभाव डाले, यानी कि जीवन पर क्या प्रभाव डाले गए थे, उसी को हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्त, अब उत्तर सीट आप भरना स्टार्ट कीजिए। भारत के वनों में अनेक जनजातियाँ और जातियाँ निवास करती हैं। आदिवासी और वनों के बीच एक सहयोगी संबंध है। 18वीं शताब्दी में विदेशियों के आगमन से इनके जीवन शैली में परिवर्तन आए, जो इस प्रकार है। क में लिखिएगा। राजनीतिक जीवन। आदिवासी समाज कबीलों में बटा था। प्रत्येक कबीला का प्रधान मुखिया होता था, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कबीले की सुरक्षा देने का भार अपने ऊपर लेता था, यानी उसकी सुरक्षा। कोई भी अन्य कबीला उस पर हमला किया तो उसे भी बचाता था, उसके घर के लड़कियों की सुरक्षा देता था, बेटी बहुओं को भी सुरक्षा देता था। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता था, जिसमें वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियाँ भी निहित थी। आगे नोट कीजिएगा। राजस्व वसूलने के लिए सिंह भूमि में मानकी और मुंडा प्रणाली थी और संथाल परगना में झांसी एवं परगनैत प्रणाली थी। अंग्रेजों द्वारा जब इसका शोषण होने लगा तो क्रांति और विद्रोह की भावना का विकास हुआ। एक और आप कारण लिखेंगे। ख में सामाजिक जीवन। आदिवासी सीधे सीधे प्रकृति के होते थे। इनके सामाजिक जीवन में नृत्य, गाने एवं शिकार की अभिरुचि बहुत है। सरहुल उनका मुख्य त्यौहार है। 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी ने जंगलों की कटाई एवं शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ा। दोस्तों, ग में आंसर और लिख सकते हैं आप चाहें तो। आर्थिक जीवन में लिखेंगे। आर्थिक के आधार पर निम्नलिखित भी इसी रूपों में बांटा गया था। पहला है कृषि। ये जगह बदल बदल कर कृषि कार्य करते थे, जैसे कि झूम की खेती, पोटू की विधि से खेती करते थे। अन्य व्यापार हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबड़ का व्यापार भी करते थे। उद्योग का विकास काफ़ी विकसित था, लेकिन औपनिवेशिक विस्तार की भावना से डायट्रिच बेड्स नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। आदिवासियों के आर्थिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। घ में भी है, यहाँ पे आप अपने अनुसार से ही आंसर शीट लिखेंगे। 2 कारण काफ़ी है, बस रहने दिए। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय कहा जा रहा है। तिलक माझी कौन थे?
उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया? चलिए दोस्त, आंसर शीट लिखेंगे आप। तिलक मांझी एक जनजाति था। इनका जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास में तिलकपुर गांव में हुआ था। वह भारत का पहला संस्थाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध बल्कि भू राजस्व की राशि कम कराने के लिए एवं किसानों की भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह भी किया। जमींदारों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना आई थी, अतः तिलक मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवेंट पर उसने सशस्त्र प्रहार भी किया। कलेक्टर पर अस्त्र चलाने वाला वह पहला संस्थान था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिसके बाद में वे कलेक्टर साहब की मृत्यु भी हो गई। तिलक मांझी भी पकड़ लिए गए और उसे भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर सन 1785 ईस्वी में लोगों के बीच में फांसी दे दी गई और लोगों के अंदर दहशत फैला दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के प्रति बगावत ना करे। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 ईस्वी में विद्रोह में उनकी क्या भूमिका थी? यानी कि संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है और 1857 के विद्रोह से जोड़ा गया है। आंसर भरिए दोस्त। आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संस्थालों का विद्रोह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह विद्रोह संथाल क्षेत्र में हुई और फिर यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन एक काह कहलाता है। यह संस्थाल बहुल क्षेत्र था, यानी कि बहुल क्षेत्र, यहाँ पे ये संस्थालों की संख्या ज़्यादा थी। अंग्रेजों के द्वारा उत्प्रेरित होकर के भगनाड़ी गांव के चुल्लू संस्थाल के 4 पुत्र सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के विद्रोह किया, यानी कि उनके चारों बेटों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, समाज यानी कि सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कई संभावनाओं का आरोप करना प्रारंभ कर दिया। सन 30 जून 1955 ईस्वी को भगनाडी गांव में संस्थालों की एक सभा हुई। इसमें 400 गांवों के 10,000 संस्थाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जमा हुए और सभा में ठाकुर यानी कि सिद्ध का आदेश पढ़कर सुनाया गया। जमींदारी, महारानी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना है, उसमें लिखा था। अंग्रेजी यानी सरकार को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किए गए। उस समय सिंधु और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, जो है सो कौन है? हम ही हैं। कोई हाकिम नहीं है। संस्थाल राज स्थापित हो गया, यानी तब से वहाँ पे संस्थाल राज स्थापित हो गया। और भी आंसर शीट है, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। आप लास्ट पॉइंट को ये लिख ले, पर 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनकी बड़ी भूमिका रही। जब 1857 ईस्वी के क्रांति की शुरुआत हुई तब वे संस्थाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। इस तरह संथाल विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार का सामना किया। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? औपनिवेश शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया?
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करना ना भूलेंगे। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध वह चिंतित था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा हो रहे शोषण से वो चिंतित था। औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाला जमींदारों के प्रति आक्रोश हुआ। उसने धर्म से प्रभावित होकर अपने को सन 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, धार्मिकता को हथियार बनाकर मुंडा ने सभी आदिवासियों का एकता के सूत्र में बांधना शुरू किया। 25 दिसंबर सन 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया, पर 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया, यानी दबा दिया गया। इसमें 200 पुरुष और महिला मारे गए, 300 लोगों को बंदी बना लिए गए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए। परिणाम स्वरूप 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रांची जेल भेज दिए गए, जहां हैजा की बीमारी से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दोस्त ये भी पूछ दिया जाएगा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई, तो हैजा के फैलने के कारण हुई। लास्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे, बिरसा मुंडा के विद्रोह को कुचल दिया गया, पर ब्रिटिश सरकार समझ गई कि जब तक आदिवासियों के असंतोष को दूर नहीं किया जाएगा तब तक वह आदिवासी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक शासन नहीं कर पाएंगे। बिरसा मुंडा आंदोलन से जनजातियों के बीच में एक जिम्मेवार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य भी सरकार के द्वारा वहाँ पे किए गए। कुछ दिनों के लिए वहाँ पे सारी व्यवस्था ठीक रही, लेकिन फिर वहाँ पे कोई लालची इंसान, लालची राजा आके बैठ जाता है, जिससे अंग्रेज उसे अपना गुलाम बना लेते हैं और धीरे धीरे करते करते पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। चलिए आज का आपका लास्ट प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न है, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। सो दोस्तों आंसर शीट भरें। अंग्रेजों को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है। ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डब्बे को सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिससे आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ, यानी कि उन लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। ड्राइचिट बेडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित भी किया। आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किए गए। आदिवासी द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, आदिवासी द्वारा मुक्त उपयोग अंग्रेजों को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने का दूसरा कारण था। आदिवासियों द्वारा जंगल का मुक्त उपयोग करना, भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री ये वनों से प्राप्त करते थे तथा हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबड़ का व्यापार, ला उद्योग ये सभी आदिवासी खुद करते थे। अंग्रेजों ने इन सभी पर प्रतिबंध लगाकर खुद का व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि हम ये काम करते हैं तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। अतः वन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाकर और स्वयं मालिकाना बन गए। लास्ट टर्म लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट, वन प्रदेश में राजस्व की वसूली अंग्रेजों के आगमन से पूर्व इन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। आदिवासी कृषि पर आधारित थे एवं वन से उत्पादित वस्तुओं पर आधारित थे। अंग्रेजों ने इनकी कबीले के सरदारों को जमींदार बना दिया और समस्त वन प्रदेश में भू राजस्व लगा दी, जिससे वसूली बड़ी कड़ाई से की जाती थी। यानी कि अब
अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीय जितने भी ज़मींदार थे उनको अपने तरफ मिला लिया और भारतीयों को गुलाम बनाते गए। इस तरह से आपका दोस्त हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि सारे प्रश्नों को ठीक से उत्तर दे दें। और दोस्त हमारे अनुसार ये सारे प्रश्नों का ठीक उत्तर देने का प्रयास किया गया है। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब लगे कि हमें करना चाहिए तो आप ज़रूर करें। चलिए, आपकी एक सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर को लेके आ रहे हैं। तब तक खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।